नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकमंत्र। लोकमंत्र के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं चुनाव के बाद जो पांच विधानसभा चुनाव जो हुए हैं, पांच राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उसके बाद जो तस्वीर उभर के आ रही, जिसमें बीजेपी ने जबरदस्त चार राज्यों में, उत्तर भारत के चार राज्यों में जो अच्छी जीत हासिल की है। उसके बाद वहां पर एक सीएम को लेके एक रस्सा कशी सी स्थिति पैदा हो गई है कि सीएम कौन बनेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे राजस्थान में अ, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो। ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर सीएम को लेके एक पसोपेश की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ महीने के बाद, 5 6 6 8 महीने के बाद वहां पर पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सीएम कौन होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और खेमेबाजी जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है, तो बीजेपी में भी वैसे ही है कुछ स्थिति। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या कौन बनेगा, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदा हो सकते हैं। और इसी को लेकर आज हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से आशु सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार हैं। यूपी से जुड़ेंगे राजेश यादव, जो डिजिटल मीडिया के संपादक रहे हैं। और इन्हीं से हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशु सक्सेना दिल्ली से, और राजेश यादव यूपी से। आशु सक्सेना एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राजेश यादव जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनका संबंध डिजिटल मीडिया से रहा है। तो आज हम जिस पर हम, जैसे मैंने आपको शुरू का इंट्रोडक्शन में बताया था, कि हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अ, तीन राज्यों में जो बीजेपी को जब प्रचंड बहुमत मिला है, उसके बाद जो स्थिति उभर के आ रही है वो ये है कि आखिर सीएम कौन बनेगा। क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान किसी को भी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, किसी भी चेहरे को वहां पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया है कि ये सीएम होंगे। और बड़े बड़े कद्दावर नेता वहां पर, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान वहां पर हैं, और राजस्थान में आए तो वसुंधरा वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। उनको भी इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया गया। और अगर छत्तीसगढ़ में जाए तो वहां पर रमन सिंह है, उनको भी इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया गया कि वो हमारे सीएम होंगे। ऐसे में जो चुनाव नतीजे हमारे 4 तारीख को आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सीएम कौन होगा इसको लेके एक पसोपेश की स्थिति बनी हुई है, एक रहस्य बना हुआ कि आखिर कौन बनेगा। तो हमारा विषय आज का यही है कि हम कौन बनेगा, क्यों बनेगा, इसके रेपरकशंस क्या होंगे 2024 के चुनाव में, जो कुछ ही महीने के बाद होने जा रहे हैं। तो हम इस चर्चा की शुरुआत ही करते हैं अ, आशु सक्सेना जी से। आशु जी, बताइए क्या है स्थिति। तो साहब, लगभग 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं चुनाव नतीजे आए हुए। और अभी तक केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, वो पसोपेश में है कि किसका नाम हम आगे करें। दिक्कत उसकी ये है कि जब चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उन्होंने दिल्ली से बड़े बड़े लोगों को भेज दिया। अब उसमें से कुछ जीत गए हैं, कुछ हार गए हैं, तो सबकी दावेदारी है। वहीं जो पुराने चेहरे हैं यहाँ के, वो सबसे ज्यादा दावेदारी कर रहे हैं, और बिना सेंटर की घोषणा के वो ज्यादा सक्रिय हो गए। जैसे आप मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक्स पर बोल गए कल। लगातार 2 दिन से बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तो कार्यकर्ता हूं। और अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी से सीनियर हैं, और पीएम मोदी और उनके बीच में जो विवाद है, जो दिक्कतें हैं, वो सबको सार्वजनिक तौर पर मालूम है कि और पीएम शिवराज सिंह उनका चौहान ने तो चेहरा नहीं कहा नहीं है, चाहते। उन्होंने तो बयान भी दिया है कि ना तो मैं सीएम की रेस में था ना हूं। उन्होंने तो अपना हाँ, स्टैंड इस तरह से क्लियर कर दिया जी। है ना। और छत्तीसगढ़ में आप देखिए,
छत्तीसगढ़ के उन्होंने सबसे पहले तो बयान दिया ही था कि 35 से ऊपर नहीं जाएंगे, सबसे पहला बयान उनका आया। अब कल उन्होंने एक्स पर भी लिख दिया, और जो अधिकारी हैं वहां के उनको हिदायत दी है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको नुकसान हो। अभी घोषणा नहीं हुई यहाँ से, लेकिन वो सक्रिय है। और वसुंधरा राजे की तो आपको मालूम ही है कि सबसे पहले जाए गवर्नर से ले आई है बिना है। और यहाँ पर अभी इनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। अब मैं आपको कुछ एक ऐसी बात कहना चाहूंगा कि जो जुड़ती है, अब कांग्रेस क्यों हारी वहां पर? वोट बैंक इंटैक्ट है, फिर भी हार गई कांग्रेस। क्योंकि आप देखेंगे राजस्थान में कांग्रेस गहलोत वर्सेस पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो लोगों की पसंद नहीं थे, और बहुत पुराना चेहरा जो दिग्गी। तो अब तीनों जगह जो कांग्रेस का इंटरनल फाइट थी, यानी कि जो यूथ होगा मध्य प्रदेश का, वो क्यों कमलनाथ पे खेलेगा, आपस में काट करूँ के खुद ही हार गए वो लोग। कुछ सीटें वो खुद ही हार गए। वही स्थिति अब मध्य प्रदेश, मतलब तीनों राज्यों में बीजेपी। आपने सब जगह भेज दिए अपने लोग। अगर आपने पुराने चेहरों को काटा तो लोकसभा चुनाव में इंटरनल फाइट होगी, उसका नुकसान किसको होगा? अब मान लीजिएगा कि अगर थोड़े फाइट से 1 2 3 4 सीटों में फर्क पड़ गया तो मोदी जी तो नीचे आ गए ना संख्या में। जी जी तो जी। दिक्कत है, इसलिए इसलिए समय लग रहा है। अब कैसे, पहले तो सबको तय तो कर लेना, हाँ भाई आपको ये बनाएंगे, आपको ये बनाएंगे, आपको ऐसा करेंगे, है इसलिए आप जरा शांत रहिए, आपको सेंटर में ले आएंगे, जैसे असम में किया था। अब असम में काडर ना होते हुए भी कांग्रेस से शामिल 16 में हुए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो काडर बेस पार्टी नहीं बची है ना बीजेपी, सबसे बड़ी बात है काडर बेस नहीं बची है। अब काडर बेस अगर आप नहीं बचे हैं तो आपको बड़े समझौते करने पड़ेंगे। जी आशु जी, हम इस पर और आगे बात करते हैं। इससे पहले हम एक बार राजेश जी की भी राय लेते हैं। राजेश जी, आप मध्य प्रदेश में बहुत समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, वहां आपने पत्रकारिता की है, तो इस पूरे सीन को आप किस तरह से देख रहे हैं, ये आप बताइए। ये जो नमस्कार। जो सीएम की जो रस्साकशी चल रही है, वहां पर बात हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान बनेंगे नहीं बनेंगे, वहां पर प्रहलाद जी की बात हो रही है, और क्या स्थिति बनती है। उन्होंने अपना शिवराज सिंह चौहान ने बयान भी दिया, जैसा अभी मैंने बोला था कि ना मैं रेस में था ना अभी हूं। तो क्या क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो फिरोज जी नमस्कार, आपको भी और दर्शकों को भी। देखिए, जी राजनीति में ये कहा नहीं जाता कि मैं बनूंगा। नेता वही होता है जो कहता है कि मैं रेस में नहीं हूं या मैं बनना नहीं चाहता। तो शिवराज जी अगर ऐसा कह रहे हैं और लंबे समय से शासनकाल के बाद इतनी बड़ी जीत के बाद कह रहे हैं, तो उसको आप इस तरह से नहीं ले सकते कि वो इच्छुक नहीं है। सत्ता कौन छोड़ना चाहता है? कुर्सी एक ऐसी जी चीज जी है, जी। पावर एक ऐसा चीज है जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो शिवराज जी मुख्यमंत्री के दावेदार तो है, और जिस तरह की प्रचंड जीत मिली है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो वो सीएम बनने के पूरे हकदार है। तीसरा, जो जाति समीकरण है और जो ओबीसी की पॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से भी शिवराज जी का दावा बाकी लोगों से मजबूत है। हालांकि बीजेपी में ट्रांजिशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मुख्यमंत्रियों का बदलाव बहुत स्मूथ तरीके से बीजेपी करती रही है। तो शिवराज जी को हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ अच्छा सोचे, और अगर उनको रखते हैं तो अलग बात है, नहीं रखते हैं तो फिर उनके लिए कुछ बेहतर विकल्प वो बताएंगे। क्या हो सकता है कि अगले 2 ढाई साल के लिए शिवराज जी रहें और उसके बाद फिर ट्रांजिशन हो, और साथ में 2 डिप्टी सीएम लगा दिए जाए। लेकिन जो अभी न्यूज मीडिया की चर्चा है उसके हिसाब से प्रहलाद पटेल का दावा भी मजबूत है। और प्रहलाद पटेल का दावा मेरे को इसलिए भी थोड़ा सा बेहतर लगता है कि जो पटेल कम्युनिटी है
अगर उसका चेहरा मध्य प्रदेश में आता है तो वो न केवल मध्य प्रदेश के लिए सूट करेगा, बल्कि गुजरात के लिए भी सूट करेगा, और उत्तर प्रदेश में भी उसका एक मैसेज जाएगा। आप देखिए जो होने वाला है आगे, वो क्या होने वाला है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के अगर संयोजक बनते हैं, या मान लीजिए कि राहुल गांधी पीछे हटते हैं और नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं, तो ये जो पटेल कम्युनिटी है ना, बिहार से लेके कुर्मी समुदाय जो है, वो गोलबंद होगा। किसके पीछे? बिहार से जो बड़ा नेता दिल्ली की तरफ जाएगा उसके पीछे। उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय वोट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट है, गुजरात में इम्पोर्टेंट है। तो इस संभावना पे बीजेपी एक बार विचार तो करेगी। नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि प्रहलाद पटेल हैं वहां पर रेस में काफी दिखाई दे रहे हैं, और तोमर जी शिवराज का भी नाम भी है। है। लेकिन सिंधिया क्या होगा? सिंधिया जी तो वैसे भी रूठ के निकल गए थे, उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। तो फिर उनका क्या होगा? वो उनका क्या रोल होता है इसमें? वो तो भाई अब बीजेपी को सोचना है कि वो किसको बनाना चाहती है। नेता तो नेताओं की कमी नहीं है बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में। ये तो अब मोदी जी को सोचना है कि कौन से समीकरण के साथ वो जाना चाहते हैं। अच्छा, आशु जी एक बात बताइए आप मुझे कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने 21 सांसदों और मंत्रियों को, जिसमें मंत्री भी शामिल थे, उनको इसमें चुनाव में उतारा था। केंद्र से लेके वो उनको लेके राज्य में चले गए थे, और उनमें से शायद, मेरा अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तो शायद 9 सांसद हार गए हैं। जी। तो अब उनका क्या होगा? वो क्या मांगे कि हमने तो भाई बड़ा बहुत बड़ा बलिदान कर दिया, आपके कहने पर हम यहाँ पर चुनाव लड़ गए और हार भी गए। अब मतलब वो बात हो गई ना, हम ना तीतर है ना बटेर है। अब क्या होगा उनका, और उनकी क्या भूमिका अब होगी आगे 2024 के चुनाव में? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। अब सेंटर के जो लीडरशिप है बीजेपी की, उसके सामने दिक्कत कि विधायक का चुनाव हार गए हैं, तो क्या लोकसभा में उनको टिकट मिलेगा? जी, यही और बड़ी बात है। अगर आपने टिकट नहीं दिया, तब क्या वो आपके संग बने रहेंगे? तब आपको नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं, लेकिन यहाँ पर तो एक बात और देखनी होगी तो ना। अभी क्यों? यहाँ पर एक बात आप ये भी देखनी होगी कि अगर उनका टिकट काट दिया जाता है और उनको टिकट नहीं दिया जाता 2024 में, तो वो एक तरह से उनको ये भी संकेत दिया जाएगा कि भाई तुम जब विधायक का चुनाव नहीं जीत सके हो, तो लोकसभा का क्या जीतोगे भाई? तुम तो इसका भी आप नहीं जीत पाए, तो आपकी क्या हैसियत है? तो वो किस मुंह से कहेंगे कि लीजिए हमें तो टिकट दीजिए आप? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको उनको क्या करना है। मैं सेंटर जो लीडरशिप है बीजेपी की, उसकी दिक्कत बता रहा हूं कि अब वो वहां पर इनको कैसे सेटल करेंगे। और अगर वो विधायक एमपी रहे हैं 5 साल, तो कुछ तो वोट वो काटने की स्थिति में रहेंगे ना। तो ये समस्या खुद बीजेपी ने अपने लिए मोल ली है। अब इनके अलावा जो 12 जीत के आए हैं, उनके बारे में सोचिए आप। अब उन 12 को आपको या तो वहां एडजस्ट करना है, हाँ, ये भी बात है एक और बड़ी अगर कि आप उनको एडजस्ट भी नहीं कर एडजस्ट करना। पाते हैं, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे जो यहाँ पर थे? क्या उनको मंत्री पद तो देना ही देना पड़ेगा, वरना वो नाराज हो जाएंगे कि भाई हम वहां का छोड़ के यहाँ पर आए और आपने हमें, जी हम जी जी सांसद जी थे और यहाँ विधायक बना के आपने विधानसभा में बिठा दिया। ये भी एक जी। बड़ा प्रश्न है। फिरोज जी, मैं आप लोग की चर्चा में एक बात अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ। जी जी सोचिए आप कि 21 सांसदों को उतारा गया था विधानसभा चुनाव में, जी। उसमें से 9 हार जाते हैं, उसमें से 9 हार जाते हैं। तो इसको केवल आप इस तरह से मत देखिए कि उनका क्या होगा। इसको आप ऐसे देखिए कि 9 सांसदों को जनता ने हरा दिया 21 में से। लगभग मतलब अगर 24 की संख्या होती तो ये आधा आधा हो जाता। जी। तो सांसदों की जनता नाराज है क्या? दिल्ली से जनता नाराज है क्या? अब ये तो देखना होगा कि जिस क्षेत्र से लड़े थे, वो क्या वहां के लोग नाराज थे उनसे, या केंद्र से नाराज थे?
अब इसकी भरपाई कैसे होगी, आगे के चुनाव में उनकी भूमिका क्या रहेगी, वो कितने देखिए, डिस्ट्रक्टिव। जी। एक लोकसभा में अगर मान लीजिए कि 3 या 4 या 5 विधानसभा आ रही हैं, और तो सांसद को अगर लड़ाया जा रहा है तो सबसे तगड़ी विधानसभा को चुनता है जिसमें उसका अपना वोट बैंक हो। जी। और अगर वो वहां से भी हार जा रहा है तो ये मान के चलिए कि उसके प्रति जनता की नकारात्मकता है, उसने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है, वो इसलिए वो हार रहा है। और ये हार केवल विधानसभा लेवल पे मत देखिए आप, इसको आप मोदी सरकार के तेज तर्रार सांसदों और मंत्रिमंडल में जो लोग रहे हैं उनसे जोड़ के देखिए कि सत्ता के खिलाफ वोटिंग हुई है, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। मध्य प्रदेश के एक अलग उदाहरण है, बाकी हर जगह तो वही है। तो क्या हमको तो ये हो सकता है। इसको इस रूप में देख सकते हैं राजेश जी की, एक तो सीएम की रेस को लेके कि कौन होगा, बड़े उम्मीदवार है वहां पर, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, जो जाने माने एस्टेब्लिश फेसेस थे उन पर भी नहीं, मैं एक सीएम की तो डर बात ही सी नहीं बनी कर है। मैं और सीएम। ऊपर से ये जो 9 हार गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक तो हर बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आगे के चुनाव में क्या यही जो उनकी रणनीति थी कि हम केंद्र से वहां पर भेज दें और सिर्फ मोदी के फेस पे इलेक्शन लड़ें, और जो वहां के जो छत्रप नेता थे उनको आगे ना करके मोदी जी ने अपना फेस आगे किया, तो क्या इसका उल्टा असर हो सकता है आगे के 2024 के लोकसभा चुनाव में? असर ये होगा कि बहुत से सांसदों के टिकट काटे जाने हैं। बहुत दिग्गज दिग्गज लोगों के टिकट बीजेपी पहले काट देगी सर्वे का आधार बनाकर कि आप जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं। जी। बीजेपी में जो वर्तमान सांसद हैं उसमें से एक बड़ी संख्या होगी जिनको टिकट ही नहीं दिल्ली देगा, क्योंकि दिल्ली ने ये जो 21 लोग को उतारा था ये पूरा सोच समझ के प्लान के साथ उतारा था। और ये देखने के लिए क्या सांसद लोग अपना इलेक्शन अपने दम पे निकाल पा रहे हैं कि नहीं। और जी। ये पूरा जो चुनाव है इसको आप ऐसे मत कहिए कि विधानसभा में 49% वोट मिला तो लोकसभा में 55 हो जाएगा। मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव था मध्य प्रदेश, तो जो वोट बैंक होना था वो आ चुका है। अब 49 तक 55 नहीं होगा, 49 से कम हो सकता है। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं आशु जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्ववादी चेहरे को लेके जो बीजेपी ने सफलता अर्जित की है, क्या राजस्थान में बालकनाथ कार्ड भी खेला जाएगा? आशु जी बताएं। इस चर्चा ऐसी ही हो रही है। और जैसे गणेश जी को दूध पिलाने वाला जो उदाहरण दे दिया जाता है, तो राजस्थान में के बारे में यही चर्चा हो रही है कि यूपी में योगी और वहां बालकनाथ आ रहा है, यानी कि एक हिंदुत्व कार्ड खेला जाएगा। ये मतलब जो है, अब खेलते हैं या नहीं खेलते हैं ये तो बीजेपी को तय करना है। लेकिन अभी बाजार में ये चर्चा है कि बालकनाथ ही आ रहा है यूपी की तरह। अब आपने यूपी का जिक्र किया है तो मैं आपको बताऊं, यूपी के अंदर रीता बहुगुणा जोशी, बड़ा नाम, यूपी में मंत्री थी, एमपी का चुनाव लड़ा दिया, तो यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो हर आदमी डरा हुआ होगा। एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी का, उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि होगा क्या। जी। रीता बहुगुणा जोशी है, अब जब जाएंगी वहां पर तो क्या करेंगी? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में क्या क्या कहेंगी कि वो जो लड़ी थी है उसके लिए वो क्या लेके आई है? भाई यूपी में मंत्री बनी हुई थी अच्छी खासी। तो वो स्थिति जो है, अब इसको आप अब लोकसभा चुनाव में देखिए क्या मतलब ये सिनेरियो जो ओवरऑल जो सिनेरियो बनेगा वो क्या मोदी जी के फेवर में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो अभी बहुत अच्छी राजेश भाई ने बात करी है कि ये चुनाव मोदी जी अपने चेहरे पे लड़े हैं, तो जो भी वोट पड़ा है वो मोदी जी के नाम पे पड़ा है एक तरह से। ये बात अलग है कि लोकल लीडरशिप जो है उसका खेल ज्यादा दिखाई दिया मोदी जी से। जी। जी। 2024 के हाँ। चुनाव में वो लीडरशिप किस तरह मोदी जी के लिए काम करेगी, वो बहुत देखने वाली बात होगी। क्या वो जो वोट बैंक बड़ा है, जैसे मध्य प्रदेश आप मान लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे दिलचस्प लड़ाई होने वाली है 2024। मान लीजिए अगर आपने बीजेपी ने
शिवराज सिंह को हटा दिया। शिवराज सिंह जी का कद क्या है, उनका संघ के अंदर उनके पैठ है पूरी तरह से। संघ के पुराने खाटी कार्यकर्ता हैं वो, संघ के वहां से निकल के आए, उस स्कूल के हैं वो तो मोदी भी है, वो कांग्रेस तो से मोदी भी हैं, मोदी जी भी हैं वहां पर, तो शाह भी हैं, वो भी वहीं से निकले। नहीं नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। व्यक्तित्व का टकराव बड़ी स्वाभाविक है, होता है। अब नहीं, वैसे शिवराज, शिवराज जी का जो नेचर है वो टकराव वाला नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का जो नेचर है वो टकराव वाला नेचर नहीं है। वो मान लेंगे, हमको लगता है, जो उनको दिया जाए। नहीं राजेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्तित्व का टकराव नहीं होता। अंदर से दिखाना ऊपर और अंदर क्या होता है, ये दोनों में बड़ा फर्क होता है। स्वाभाविक है वो कि आप 89 में जीत गए थे, आप 2002 में आ गए आए। अब मान लीजिएगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर 2272 से नीचे बीजेपी आ जाती है, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि घटक मिलना मोदी जी के चेहरे पे बहुत मुश्किल होगा। नहीं, उस वक्त एक संघ क्या सवाल करेगा, मेरा, उस वक्त संघ क्या करेगा? संघ को एक ऐसा चेहरा चाहिए, सॉफ्ट चेहरा, जो रिप्लेस कर सके। जैसे कि अटल जी 182 करके एनडीए चलाते रहे, और 6 साल चलाया उन्होंने एनडीए। लेकिन मोदी जी की स्थिति क्या है कि जितने भी घटक थे पुराने, वो सब चले गए। नया घटक तलाशना मुश्किल हो जाएगा मोदी जी को अपने नाम पर। इस तो मानेंगे ना आप? मोदी नहीं जी लेकिन ये के भी जितने भी इसमें घटक थे सब एक उनके और छूट चीज गए। है ना आशु जी, इसमें ये बात भी है कि जिस तरह से हो सकता था, जो आप बात कह रहे हैं वो सही होती, अगर बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये हार जाते, तो हो सकता है इनको घटक दल मिलना मुश्किल होता। लेकिन आज की डेट में जो उनको मिला है, बहुमत मिल गया है, प्रचंड बहुमत बहुमत मिल गया है, मतलब तब तो वहां पे लोग आ ही रहे होंगे। बहरहाल चलिए, हम इस चीज को आगे क्या होता है, एक दो दिन में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अल्टीमेटली कौन सीएम बनेगा। हम अब दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आपने एनडीए की बात की, तो हम इंडिया की भी बात कर लेते हैं। एक हम मीडिया में देख रहे हैं, खबर देख रहे थे कि भाई अ, ये जो है आपके तेलंगाना के सीएम जो ममता रेवंत बनर्जी रेड्डी। ने, जो कल मीटिंग होने वाली थी उसमें आने से मना कर दिया, अखिलेश ने भी मना कर दिया, उसको लेके एक कयासबाजी वहां पर चल रही थी कि भाई ये तो वहां पर हारने के बाद अब राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके लीडरशिप को लेके एक सवाल उठने लगे हैं। इसमें कितनी सच्चाई दिख रही है आपको राजेश जी? नहीं नहीं, बात हुई है आज ममता बनर्जी और राहुल गांधी के फोन पर बकायदा बातचीत हुई है, और ये खबर मीडिया में आई भी है। और ममता बनर्जी ने मतलब पत्रकारों से बात करते हुए कहा भी है कि अ, हम बेहतर सीटों को, मतलब उम्मीदवार अगर सही से खड़ा करेंगे तो इंडिया के चांसेस अच्छे रहेंगे। तो उस लेवल पे विवाद नहीं है। प्लस नीतीश कुमार का भी बयान आ गया है कि तेजी से कुछ किया जाएगा, कुछ बेहतर किया जाएगा, और बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं वही नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक जमाने में वीपी सिंह यही भाषा बोलते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। याद है आपको 90 के दशक में जी जी। एक पर्ची लेके वो चलते थे कि इस पे 3 नाम हैं। पूरा आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया था वो फोर्स वाला। तो राजनीति में जो नहीं कहा जाता है उसका इम्पोर्टेंस। सबसे हाँ बड़ी चीज सबसे बड़ी चीज अभी आज मैंने एक सरप्राइज हुआ देख के कि कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर का ऐलान कर दिया, साथ में शपथ भी हो जाएगी। लेकिन रेवंत रेड्डी का एक बयान चर्चा में चल रहा है कि तेलंगाना का जो डीएनए है वो बिहार के डीएनए से बेहतर है। अब ऐसे बेतुके बयान का तो कोई मतलब है नहीं। मतलब ये तो कांग्रेस का नुकसान ही करेगा, बट जी इंडिया जी। गठबंधन का भी नुकसान, इंडिया गठबंधन का भी नुकसान करेगा। और ये जो बयान होते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि राजनेता लोग ऐसे बयान दे कैसे लेते हैं। मतलब रेवंत रेड्डी की बात नहीं है, बड़े बड़े राजनेताओं ने ऐसे ऐसे समय में बयान दिए हैं जो नहीं दिए जाने। राजनीति में चुनाव सिर्फ इसलिए हारे या जीते नहीं जाते हैं कि आप क्या मतलब क्या जनता से बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं बोलना है।
दरअसल राजेश जी, और ये जो चुनाव नतीजे आए हैं ना, उसको लेकर एक और चीज भी आजकल बड़ी चर्चा में है कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो उसके नतीजे आए हैं, उसके बाद जो दक्षिण भारत में जो हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका भी कुछ इसी तरह का कहना है कि भाई आप लोग के बस का नहीं है। आप जो हिंदी पट्टी है, जिसको काउ बेल्ट भी बोला जाता है, ये लोग सोच समझ के वोट नहीं करते हैं, और एक तरह से ये कि अकल की कमी है, क्या है ये लोग इस तरह से। बहरहाल, इसको ये तो एक अलग ही मुद्दा है। और अब हम बात करते हैं आशु जी, अब हमारे पास समय अब बहुत ही कम रह गया है। नहीं, इस पे एक बात मैं कहना चाहूंगा। मतदाता बहुत समझदार होता है। मतदाता के विवेक पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। और हर क्षेत्र का मतदाता अलग तरीके से सोचता है। बेंगलोर का साधन संपन्न मतदाता, तेलंगाना का आईटी हब में रहने वाला मतदाता और बिहार में गरीबी में जी रहा मतदाता अलग ही सोचे। विज्ञान भी ये कहता है कि व्यक्ति के ऊपर जो उसके आसपास का वातावरण है उसका इफेक्ट होता है। तो एक गरीब मतदाता अलग सोचता है, मध्यम वर्ग अलग सोचता है, और जो आईटी हब में रह रहा है वो अलग सोचता है। और कांग्रेस के पास इस टाइम दो आईटी हब वाले स्टेट हैं, तेलंगाना और कर्नाटक। आशु जी, तो समय समाप्त हो रहा है, लास्ट कमेंट आपका है, बोलिए। समय बिल्कुल निकल रहा है मेरा। फिरोज भाई, ये चुनाव जो है बहुत दिलचस्प हो रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ। अब जैसे ये हिंदी बेल्ट की बात हो रही है, तो जो गलतियां कांग्रेस ने विधानसभा में की है और जो संकेत उनको साउथ से मिल रहा है, मतलब 2 दिन पहले बीपी सिंह के नाम पर जो साउथ में तमिलनाडु में जो वहां के चीफ मिनिस्टर ने काम किया था, अगर आपको याद हो, उनकी आदम का मूर्ति लगाई थी, अखिलेश को बुलाया था, वो शायद कांग्रेस को मैसेज था कि आपको कैसे काम करना है। तो अब यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, इन जगहों पर कांग्रेस को कैसे तालमेल करना है, अपने इंडिया के घटक दलों से कैसे बातचीत करनी है। अभी मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, अखिलेश एक सीट कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि अखिलेश 20,000 25,000 वोट पा गए। विधानसभा में 20,000 वोट पा जाना बड़ी बात होती है, और सामने वाला जो जीता है बीजेपी वाला, वो 20,000 वोट से जीता है। ठीक है, तो अब हम ये कांग्रेस को सोच, इस चर्चा को हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं रह गया। आप सब लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही सीएम के नाम की घोषणा होती है, हम फिर एक प्रोग्राम लेकर आएंगे, फिर नए सिरे से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।